दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मान लो अगर किसी को गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस किस तरीके से वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जितने भी तरीके हैं ना वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मैं आपको लाइव इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। जैसे कि मान लो पहला तरीका तो ये है कि अगर मान लो आपको गोल्ड में, लेट अस सपोज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहला तरीका तो ये है कि आप किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, यानी किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाओगे और वहां जाके आप कहोगे कि मान लो आपको 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड परचेज करना है। लेकिन जब हम किसी सुनारे से गोल्ड परचेज करते हैं तो उसमें नुकसान ये होता है कि एक तो हमें उसमें मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, दूसरा उसके अंदर फिर हमें जीएसटी भी देनी पड़ती है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्पज से फिजिकली गोल्ड खरीदना समझदारी नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि आप डिजिटल गोल्ड खरीद लो। बहुत से लोग गलती भी करते हैं, पेटीएम पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, वहां गोल्ड का ऑप्शन आएगा, ना रेट देखेंगे, बेचते टाइम उनके सेलिंग कमीशंस होते हैं वो भी कट जाते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप कोई गलती मत करो लाइफ में, अच्छे से आप सीख सको कि क्या बेस्ट वे है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो दूसरा तरीका हो गया हमें कि हम डिजिटल गोल्ड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि हम गोल्ड ईटीएफ परचेज कर सकते हैं। और चौथा तरीका यह होता है कि हम गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है, फिर हम इसको भी समझेंगे। और एक लास्ट तरीका होता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि भारत सरकार इशू करती है। ठीक है जी, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी फिलहाल डिसकंटिन्यूड है, तो खैर उसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे होते क्या है, क्या पता दोबारा उसका नया लोट इशू हो जाए, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे गोल्ड की ये सारी चीजें हैं, एज इट इज सिल्वर का भी ये सब कुछ है। बस सिल्वर जैसे जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड के अंदर है वो चीज सिल्वर में नहीं है, बाकी सारी चीजें सिल्वर में भी है। अभी फिजिकल सिल्वर भी आप दुकान से जाके खरीद सकते हो। दूसरी चीज डिजिटल सिल्वर भी होती है। तीसरी चीज सिल्वर के भी ईटीएफ हैं और चौथी चीज सिल्वर के भी म्यूचुअल फंड है। तो जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एज इट इज आप सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मोबाइल फोन में अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। सबसे पहले देखते हैं, फिजिकल गोल्ड पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डिजिटल गोल्ड कैसे खरीद सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए आप पेटीएम, गूगल पे कुछ भी खोल सकते हो। जैसे मान लो मैं ये पेटीएम ओपन कर रहा हूं, ठीक है जी, ये पेटीएम मैंने ओपन कर लिया। ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, यहां पे मैं मान लो लिखता हूं गोल्ड, तो पेटीएम गोल्ड का ये पहला ऑप्शन आ रहा है। इसी को ही हम डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। फिलहाल मेरे पास जैसे यहां मेरा नाम लिखा है, हाई अंकित, योर गोल्ड इन लोकर इज 0.0000 ग्राम। मेरे पास अभी इनका कोई भी गोल्ड नहीं खरीदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पे बोलता हूं बाय मोर गोल्ड, नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूं। मैं आपको बस खरीद के दिखाता हूं। जैसे लेट अस सपोज मैं 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करता हूं। एक चीज और, इसका ऊपर गोल्ड का प्राइस दिख रहा है आपको, 13,772 रुपए पर ग्राम है। अगर 10 ग्राम की बात करूं तो ये हो जाएगा 1,37,722 रुपए। ठीक है, ये इसका गोल्ड का प्राइस चल रहा है जब मैं खरीद रहा हूं। एक काम करते हैं, अभी गूगल पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करता हूं। ये मैंने अभी चेक किया था वीडियो बनाने से पहले, ये रहा। तो गोल्ड प्राइस टुडे कितना है, 1,36,755 रुपए। और ये मेरे को कितने के हिसाब से दे रहा है यार, एक सेकेंड, हाँ ये मेरे को दे रहा है 1,37,723, 1,37,723। कैलकुलेटर करते हैं ना, एक मिनट, एक सेकेंड, 1,37,723 ये हो गया पेटीएम का। और फिलहाल चल रहा है 1,36,755, 1,36,755, यानी ऑलमोस्ट 1,000 रुपया ये मेरे को महंगा गोल्ड लगा रहा है। तो जब मैं खरीद रहा हूं तो मार्केट का जो रेट चल रहा है उससे लगभग 1,000 रुपया ये मेरे को महंगा लगा रहा है। तो लॉस नंबर 1 यहां पे आप नोट कर लो। चलो मान लो मैं 100 रुपए का गोल्ड खरीदता हूं, ठीक है जी, ये डन करते हैं। एक सेकेंड, ये बाय गोल्ड फॉर 100 करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा लोडिंग टाइम ले रहा है तो मैं साथ साथ ही आपके कर रहा हूँ। ठीक है, ये पे कर रहा हूँ मैं 100 रुपीज़, ये मैंने डाला। ठीक है जी, तो आप बस, मैं आपके साथ साथ सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा गोल्ड परचेज हो गया। ठीक है जी, ये ऊपर मैसेज आ गया, इसको मैं बैक करता हूँ और पेटीएम गोल्ड पे दोबारा जाता हूँ। ठीक है, अब देखो 0.0070 ग्राम्स मेरे पास आ गया। नीचे वैल्यू देख रहे हो, 100 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन वैल्यू कितनी हुई, 96.45। ठीक है जी, कितना इन्वेस्ट दिखा रहा है, 96.45। क्यों, क्योंकि 3% के आसपास जो है जीएसटी कट गया। तो लॉस नंबर 2 हो गया। पहली चीज तो गोल्ड महंगा खरीद रहा हूं, दूसरी चीज 3% जीएसटी कट गई। अब मान लो मैं अभी खरीदा है, अभी के अभी बेचता हूं, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये रहा बाय आ गया, ये विड्रॉ करता हूं गोल्ड को। ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरे को कैश चाहिए।
अब देखो बेचने के लिए क्या कह रहा है, मान लो मैं सबसे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं, सेल ऑल माई गोल्ड बैलेंस, इसको सेलेक्ट कर लिया तो कितने का बेच रहा है, 91.36। 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, 91.36 यानी ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास मेरी वैल्यू खत्म हो गई। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो 8500 रुपए खत्म हो जाते, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो 85,000 रुपए इंस्टेंटली खत्म हो गए। ठीक है ना। लॉस नंबर 1, महंगा बेच रहा है, खरीदते टाइम महंगा बेच रहा है। लॉस नंबर 2, जीएसटी में कुछ पैसा चला गया। लॉस नंबर 3 कि अभी मेरे पास, एक सेकंड बैक कर रहा हूं, मान लो 96.43 रुपीस की वैल्यू का गोल्ड है, लेकिन जब बेच रहा हूं तो 5% सेलिंग कमीशन के नाम से ये काट रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से मैं विड्रॉ गोल्ड करूंगा, यहां से मैं कह रहा हूं कैश इन बैंक, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा 91.36। उसके बाद यहां से मैं यूपीआई आईडी सेलेक्ट करूंगा और 91.36 जो रुपीस है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसके अलावा ये तो हमने देख लिया डिजिटल गोल्ड, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ गया कि डिजिटल गोल्ड खरीदने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरा तरीका जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पर थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा तरीका है फिजिकल गोल्ड, कि मेरे को एक ज्वेलरी अच्छी लग रही है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि चलो वाइफ को भी दे दूंगा और थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा है कि चलो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। देखो 2 तरीके चुन लो, या तो आप कहो कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है जी, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी हम आगे देखेंगे कौन सा सही तरीका है, लेकिन अगर ज्वेलरी पहन के शौक पूरा करना है फिर आप फिजिकल गोल्ड खरीद लो, लेकिन उसे 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट का नाम मत दो। क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो, ठीक है, जैसे तनिष्क, मालाबार, ये जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, इन पे कम से कम 20-25% मेकिंग चार्ज लगता है। यानी अगर मैं 1 लाख रुपए का सोना उठाता हूं तो उस पर 25,000 रुपया मेकिंग चार्ज लगेगा, फिर 1,25,000 बिल बन गया। अब 1,25,000 रुपए के ऊपर गोल्ड के ऊपर 3% जीएसटी भी लगेगी, यानी ऑल टुगेदर वही 1,28,000 रुपए के आसपास जो है क्या नाम है, मेरे को गोल्ड पड़ जाएगा। ठीक है, यानी खरीद के तो मैं 1 लाख रुपए की चीज आया, लेकिन खरीद के आया मैं 1,28,000 1,29,000 रुपए के आसपास। भाई 1,28,000 29,000 रुपए उसको दिए, ठीक है, बदले में घर पे मैं सिर्फ 1 लाख रुपए की ही चीज लाया, और जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो जिससे खरीदी है वो तो ले लेगा चलो, लेकिन अगर उसके अलावा मान लो मैंने शहर बदल लिया, कहीं और चला गया, फिर किसी दूसरे ज्वेलर को अगर मैं बेचने के लिए गया तो वो आराम से 5-10% पैसा काट करके गोल्ड का प्राइस देगा। यानी 1 लाख का गोल्ड है तो बदले में 90,000 रुपए ही देगा। तो फिजिकल ज्वेलरी को आप इन्वेस्टमेंट का नाम तो बिल्कुल भी मत दो, कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा, फिर गोल्ड बिस्किट लेते हैं लोग। गोल्ड बिस्किट खरीदना भी कोई समझदारी नहीं है। क्यों? जब आप गोल्ड बिस्किट या गोल्ड कॉइन्स खरीदते हो तो जैसे आपकी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तनिष्क, मालाबार वगैरह, ये 5% मेकिंग उनके ऊपर भी लगाते हैं। मान लो 50 ग्राम्स का आपने गोल्ड बिस्किट खरीद लिया तो उसके ऊपर भी 5% मेकिंग प्लस 3% जीएसटी लगेगी, उसका भी कोई सेंस नहीं है। अच्छा, अगर किसी लोकल सुनहरे से खरीदते हो, मान लो लोकल ज्वेलर से खरीदते हो, तो वो कहेगा कैश में पेमेंट दे दोगे तो चलो जीएसटी नहीं लूंगा। दूसरी बात, वो कहेगा कि मेकिंग चार्ज, मान लो आप गोल्ड ब्रिक खरीदते हो या गोल्ड बिस्किट खरीदते हो तो उसके ऊपर कहेगा 0.5% या 1% मान लो मेकिंग चार्ज, बहुत कम लगाएगा। लेकिन उसमें फिर गारंटी नहीं आती कि आप मान लो 24 कैरेट के हिसाब से पैसे दे रहे हो सॉरी, तो 24 कैरेट का आपको दे रहा है कि उसमें इंप्योरिटी मिक्स है। दूसरी बात, जब आप उसको बेचने जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी फिर वो कुछ ना कुछ पैसा कट करेगा, 1% 2% कटिंग करेगा, फिर उसके बाद आपको पैसा देगा। यानी ऑल टुगेदर फिजिकल ज्वेलरी खरीदना इन्वेस्टमेंट के लिए सही तरीका नहीं है। तीसरा ऑप्शन, फिर सवाल ये भी आता है कि अब करें क्या। देखो, तीसरा ऑप्शन आता है गोल्ड ईटीएफ और एक ऑप्शन आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड का। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं आपको वो समझा देता हूं। अब गोल्ड, एक काम करते हैं ना, मैं आपको ना इस स्क्रीन पे समझाता हूँ, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर पे समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। अगर मैं गोल्ड ईटीएफ की बात करूं, ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है, आपकी जीएसटी तो लगती है, लेकिन जीएसटी आपकी नेट असेट वैल्यू के अंदर ही एडजस्ट हो जाती है। जैसे मान लो अगर मैंने 100 रुपए का गोल्ड खरीदा तो मैंने 3% जीएसटी दी, वही गोल्ड मेरे को 103 रुपए का पड़ा। अगर मैं इसको इमीडिएटली बेचता हूं, ठीक है ना, तो इमीडिएटली बेचूंगा तो मेरे से कोई तीसरा बंदा खरीदेगा और उससे मैं जीएसटी कॉस्ट रिकवर करूंगा। तो जब मैं बेचने जाऊंगा तो वही 100 रुपए की चीज मैं उसको भी 103 रुपए की ही बेचूंगा। कल को मान लो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, मान लो गोल्ड का प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 1000 रुपए पे पहुंच गया। अब वही चीज है कि ये 1030 रुपए की होगी क्योंकि 30 रुपए जीएसटी चला गया, ठीक बात है। तो जब मैं इसको बेचूंगा तो मैं इसको जो तीसरे बंदे को बेचूंगा तब भी 1030 रुपए का ही बेचूंगा, जीएसटी तो मैं उससे हर बार रिकवर करूंगा। तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर जो जीएसटी है वो हमें
चोट नहीं पहुंचाती एक तरह से, समझ गए। जो जीएसटी है वो हमेशा एडजस्ट रहती है कि जब मैं दूसरे बंदे को बेचूंगा, जब अपना गोल्ड ईटीएफ बेचूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई दूसरा बंदा खरीदेगा, तो जीएसटी का पैसा भी उससे मैं लूंगा। तो जीएसटी हमारा इसमें एज अ लॉस कंसीडर नहीं किया जाता, समझ के बात को। और अच्छा एक चीज और है, अब एक तो हो गया गोल्ड ईटीएफ कि डायरेक्ट आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका गोल्ड ईटीएफ बढ़ेगा, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं, कोई अदर चार्जेस नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंस रेशो होता है, वो भी 0.2% से लेके 0.8% तक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। गोल्ड ईटीएफ भी एक तरह से आप समझो कि एक फंड मैनेजर है, आप उसको पैसा दे रहे हो, वो आपके पैसे के बदले फिजिकल गोल्ड खरीद रहा है और फिजिकल गोल्ड को बड़े बड़े वॉल्ट्स के अंदर स्टोर करवा रहा है, दैट्स इट, सिंपल सी ये कैलकुलेशन रहती है। अच्छा एक होते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड, मैं भी आपको दोनों खरीद के दिखाऊंगा, ईटीएफ भी और म्यूचुअल फंड भी, ठीक है। गोल्ड म्यूचुअल फंड को हम FOF भी बोलते हैं, यानी फंड्स ऑफ फंड। इसमें भी एक फंड मैनेजर होता है, आपने उस फंड मैनेजर को पैसे दिए, उसने कहा कि मेरी एक्सपेंस रेशियो तो बहुत कम है, मैं तो सिर्फ 0.1 या 0.2% ही चार्ज करता हूं, ठीक है जी। लेकिन इस फंड मैनेजर ने क्या किया, आपके पैसे को, आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर को पैसे दिए और इस फंड मैनेजर ने आपके पैसे को उठा के गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, समझ के बात को। तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब गोल्ड ईटीएफ के अंदर इस फंड मैनेजर को कितनी फीस लगेगी, मान लो 0.5% लगेगी, ठीक है। आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपको क्या दिखाई देगा स्क्रीन पे कि सिर्फ 0.2% फीस है, लेकिन 0.5% तो इसको भी लगी ना, इस फंड मैनेजर को भी लगी, तो ये वाली फीस भी आपको काउंट होएगी, यानी आपकी टोटल फीस 0.7% लगेगी, समझ के बात को। तो जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इस फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो, आप इसको क्यों पैसा दे रहे हो, गोल्ड ईटीएफ तो हम खुद भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं ना, तो हम डायरेक्ट ही गोल्ड ईटीएफ खरीद लेंगे। गोल्ड म्यूचुअल फंड को FOF इसीलिए बोला जाता है कि ये फंड्स ऑफ फंड है, कि ये जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है ये एक फंड है, ये फंड दूसरे फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी ये गोल्ड म्यूचुअल फंड है, ठीक है जी, इसका एक फंड मैनेजर है, ठीक है, ये फंड मैनेजर दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसको FOF बोला जाता है। तो उस फंड के अंदर हम डायरेक्ट ही नहीं इन्वेस्ट कर लेंगे। तो जो गोल्ड ETF होते हैं ये एज अ स्टॉक काउंट होते हैं, जैसे इसको एज अ स्टॉक परचेज किया जा सकता है, जैसे मान लो हम टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदते हैं या रिलायंस का स्टॉक खरीदते हैं ना, तो डायरेक्ट खरीदते हैं ना, स्टॉक खरीदते हैं, ये म्यूचुअल फंड की तरह काउंट नहीं होता, यानी इसके अंदर हम SIP शुरू नहीं कर सकते, डायरेक्ट मान लो आपके पास 1000 रुपया है, 5000 है, जो भी है, एक बार में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वेयर एज गोल्ड म्यूचुअल फंड में हमें फिर SIP वाली फैसिलिटी मिल जाती है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो स्क्रीन पे कम दिखेगी, लेकिन वही चीज है, मान लो इसका 0.2% एक्सपेंस रेशियो, इसका 0.5% है, आपका फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ये फंड मैनेजर तो फ्री में आपके 0.2% चार्ज कर रहा है, ये फिर इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो मैं इसको पैसा क्यों दूं 0.2%, मैं डायरेक्ट ETF में इन्वेस्ट कर लूंगा, समझ के बात को। तो अब एक बार मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोल लेता हूं। किसी भी एप्लीकेशन पे जा सकते हो आप, ज़ीरोधा, एंजल वन, किसी पे भी, ठीक है। मैं आपको एंजल वन से दिखा देता हूं, ठीक है। ये कोई सजेशन नहीं है कि आप एंजल वन से करो, बस दिखा रहा हूं, जो भी ऐप आप यूज करते हो उससे करो, ठीक है। जैसे ऊपर सर्च कर लूंगा मैं एंजल वन खुलने के बाद, मान लो गोल्ड, HDFC का ही एग्जांपल लेते हैं, चलो HDFC गोल्ड ETF, ठीक है जी। जैसे ही गोल्ड ETF सर्च करूंगा ना, ये बहुत चालाक होती है एप्लीकेशन, जैसे एक बार HDFC का नाम हटा देता हूं, ठीक है, खाली गोल्ड ETF सर्च किया तो ऊपर दिख रहा है ये ब्लू बॉक्स, ऑटोमेटिकली मैंने कहा है, मैंने तो ETF लिखा है, फिर भी ये मेरे को म्यूचुअल फंड दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इन एप्स को पैसा कमाना है, समझ के बात को। भाई मैंने ऊपर गोल्ड ETF लिखा है, ये मेरे को म्यूचुअल फंड क्यों दिखा रहा है, म्यूचुअल फंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये बहुत चालाक है, क्योंकि इसको पता है अगर ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाएगा तो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर पैसा कमाएगा ना, ठीक है। तो मेरे को ETF करना है, तो इसके साथ में दिख रहा है ETF वाला, उस पर क्लिक करेंगे, ये देखो ये सारे के सारे फिर गोल्ड ETF आ गए। वरना इसने ऑटोमेटिकली, एक सेकेंड, वरना इसने ऑटोमेटिकली क्या किया था, ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप सपोज करो मैं HDFC करता हूं, HDFC गोल्ड ETF लिखा, तो म्यूचुअल फंड में HDFC गोल्ड ETF आ गया, ठीक है। यहां पे एक सेकेंड, इसका आपको मैं एक्सपेंस रेशो दिखाता हूं, एक सेकेंड, ये फंड मैनेज्ड बाय, ये हो गया एक्सपेंस रेशो, दिख रहा है 0.18%, ठीक है जी, HDFC गोल्ड ETF का। अच्छा अब मान लो मैं इसको बैक करता हूं, दोबारा यहां पे लिखता हूं HDFC गोल्ड, एक सेकेंड, HDFC गोल्ड ETF, ठीक है। जब भी आप ETF, जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो एक चीज पकड़ लेना, जैसे अब म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में क्या लिखा है, HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड, तो जहां पे भी FOF लिखा हो, फंड्स ऑफ फंड, तो वो म्यूचुअल फंड है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट ETF में इन्वेस्ट करो ना। अब म्यूचुअल फंड के बगल में दिख रहा है ETF, ये खुल गया, यहां पे ये जो HDFC का गोल्ड ETF है इसको खोलेंगे, ठीक है।
अब इसका एक्सपेंस रेशो देखो, ये आ गया 0.59%। तो हालांकि पहली नजर से क्या लगेगा कि गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है एचडीएफसी का वो सस्ता है, लेकिन वो जो एचडीएफसी का गोल्ड म्यूचुअल फंड है वो भी तो एचडीएफसी का ये गोल्ड ईटीएफ ही खरीदेगा, उसका फंड मैनेजर। तो उसका एक्सपेंस रेशो प्लस इसका एक्सपेंस रेशो दोनों प्लस हो जाएंगे उसके अंदर। ये तो पे करना ही करना है जो 0.59%, अगर कोई एचडीएफसी गोल्ड खरीद रहा है तो, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट खरीदेंगे, नीचे बाय पे क्लिक करेंगे, मतलब अगर आप ईटीएफ खरीद रहे हो, ठीक है। वैसे ये एसआईपी का ऑप्शन आता है, बट टेक्निकली अगर आप पढ़ाई वाली लैंग्वेज से देखो तो डायरेक्ट ईटीएफ में एसआईपी होती नहीं है। ये समझो एंजल मन के पास ही पैसा जमा हो जाएगा और फिर वो आपके बिहाफ पे अगले महीने जितने की आपने एसआईपी चलाई वो खरीदेगा, बट टेक्निकली इसके अंदर एसआईपी होती नहीं है, ठीक है। तो हम चलो वन टाइम कर रहे हैं। मान लो अब इसका लिमिट प्राइस 113 रुपये, मान लो मैं 1 शेयर खरीदना चाहता हूं, ठीक है। तो ये प्लेस ऑर्डर करूंगा, नीचे कंफर्म पे क्लिक करूंगा, ऑर्डर मेरा शेड्यूल हो जाएगा। सिंपल सा तरीका होता है। मान लो आपको 5,000 इन्वेस्ट करने हैं, 50 लाख इन्वेस्ट करने हैं, जितने भी इन्वेस्ट करने हैं आप कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो कोई, जैसे मान लो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ लिखता हूं, और मान लो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये आगे एफओएफ आ जाएगा। वैसे मत करना यार, क्योंकि इसके अंदर धक्की एक्सपेंस रेशो ज्यादा आता है। तो इस पे भी क्या करना है, नीचे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है, एसआईपी करनी है, वन टाइम करनी है, जो भी करनी है। मान लो मैं वन टाइम करना चाहता हूँ, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये गूगल पे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। एक सेकंड रुको, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे को बंद करनी पड़ेगी। ये मैं यहाँ से पे के ऑप्शन पे जाऊँगा, एक सेकंड, ये गूगल पे वाला ना बंद कर देता है, इसको दोबारा चला दूंगा मैं भी पेमेंट होने के बाद, ठीक है जी। ये पेमेंट हो गई हमारी, ठीक है। एक सेकेंड, पेमेंट होने के बाद ये देखो, ये इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा, ये ऑर्डर प्लेस हो गया सक्सेसफुली। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आप चाहो तो गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, बट म्यूचुअल फंड जो है थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, वो आप मत खरीदना, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ आती है लास्ट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये बोलते हैं कि 2.5% तो आपको साल का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। 8 सालों के लिए ये इशू किए जाते हैं, ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है भारत सरकार के बिहाफ पे, 8 सालों के लिए ये होता है, ठीक है जी। 2.5% तो हर साल का पक्का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। साथ में मान लो आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, वो गोल्ड 8 साल के बाद बढ़ के मान लो 5 लाख का हो गया, तो ये 5 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको 8 साल के बाद, ठीक है, डायरेक्ट। और 2.5% तो 1 लाख का 2.5% हर साल ये आपको मिलता ही रहेगा। तो ये तो सबसे अच्छी स्कीम थी, लेकिन फिलहाल ये डिसकंटिन्यूड है। डिसकंटिन्यूड तो नहीं है, मतलब नया इसका लोट आएगा तब देखेंगे, अगर आ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, ये ईटीएफ से भी अच्छी है, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है, थोड़ा सा टैक्सेशन को भी समझ लेते हैं कि मान लो, एक सेकेंड यहां से मैं आपको समझाता हूं। ये हो गया डिजिटल गोल्ड। मान लो अगर कोई, वैसे एक चीज समझो, जैसे मान लो अगर कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीदता है या फिर मान लो कोई स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो क्या टैक्सेशन रूल है? यही है ना कि अगर मान लो 1 साल से पहले पहले वो विड्रॉ कर लेता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ठीक है जी। ये कितना लगता है? डायरेक्ट 20% लगता है। अगर 1 साल या उससे ज्यादा वो उस प्रॉफिट, मतलब स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को होल्ड करके रखता है, तो 1 साल के बाद उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और ये कितना लगता है? 12.5% लगता है। और कब लगता है? अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से ज्यादा है। ये नॉर्मल रूल है। लेकिन सबसे पहले आ जाओ डिजिटल गोल्ड के ऊपर, ठीक है। जो डिजिटल गोल्ड हमने पेटीएम वेटीएम से खरीदा था, उसका टैक्सेशन का क्या रूल है? उसका टैक्सेशन बोलता है कि पहले 24 महीनों तक, 1 साल तक नहीं, 24 महीनों तक, यानी 2 साल तक, जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपकी इनकम माना जाएगा। और जितनी आपकी इनकम होगी वो जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो सकता है आप 30% की टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 30% आपको लगेगा, नील टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो नील लगेगा। तो पहले 2 साल का जो प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम माना जाएगा। अच्छा, 2 साल के बाद जो भी आप मान लो होता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में चला जाएगा, उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन ये जो 1,25,000 रुपए की टैक्स रिबेट है ना, वो कुछ भी नहीं मिलती डिजिटल गोल्ड में। मान लो अगर आपने लेट अस सपोज 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया और 3 साल हो गए, तो डायरेक्ट 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 12.5% यानी 12,500 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ गए? उसमें ये नहीं कहोगे 1 लाख प्रॉफिट है ना तो 1,25,000 से तो कम है तो टैक्स फ्री हो गया मैं, नहीं, जितना भी है पूरा का पूरा आपको वो देना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ टैक्सेशन पे, किसकी आ जाओ आप? गोल्ड ईटीएफ की पे आ जाओ, ठीक है। गोल्ड ईटीएफ के अंदर ये चीज है कि 1 साल तक जो भी पैसा है वो आपकी कमाई ही माना जाएगा, ठीक है जी। और उसके ऊपर, मतलब जो मान लो आपके ऊपर लेट अस सपोज 1 साल तक आपने गोल्ड ईटीएफ चला के रखा, तो 1 साल के अंदर आपको 50,000 रुपए की प्रॉफिट हो गया, तो ये 50,000 रुपए आपकी इनकम माना जाएगा। और जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो उस टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको जो है
क्या नाम है टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लो आपने 1 साल से ज़्यादा गोल्ड ETF को होल्ड कर लिया, 1 साल के बाद अगेन आप जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आ जाओगे, जिसमें आपको 12.5% टैक्स देना होगा। लेकिन गोल्ड ETF के अंदर भी आपको 1,25,000 रुपए की जो टैक्स रिबेट है वो नहीं मिलती। यानी मान लो अगर आपने 1 साल के बाद 1 लाख का प्रॉफिट कमाया तो ये नहीं कहोगे कि 1,25,000 से कम है, तो इसके ऊपर भी आपको जो है डायरेक्ट क्या नाम है 12,500 रुपये फिर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। सेम अब आप आ जाओ हो इसके ऊपर गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर। गोल्ड म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड के टैक्सेशन सेम है, यानी 2 साल तक, पहले 2 साल तक तो जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपकी इनकम माना जाएगा। 2 साल के बाद फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा। ठीक है जी। और इसके अंदर भी 1,25,000 रुपए की कोई भी रिबेट नहीं है। ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा, मान लो 2 साल के बाद 1 लाख का प्रॉफिट है तो इस पे 12.5% टैक्स यानी 12,500 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सके। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली 2 प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।